एक छोटे से गांव में उमा नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके परिवार में उसके साथ उसके बूढ़े माता पिता रहते थे। उमा का परिवार बहुत ही गरीब था। उनके पास न तो कोई जमीन थी, न ही खाने के लिए कोई साधन। उमा दिन भर मजदूरी करता और उससे जो कुछ भी कमा पाता उसी से अपने पूरे परिवार का पेट भरता। ये देखकर उमा के माता पिता बहुत दुखी होते। हमारे पास ना तो छत है और ना ही जमीन का एक टुकड़ा। हमारा बेटा उमा दिन रात दूसरों की जमीन पर पसीना बहाता है और बदले में बस कुछ सिक्के मिलते हैं। लगता है जैसे हम उसके कंधों पर बोझ बन गए हैं। अरे भाग्यवान, तुम फिक्र मत करो। हमारा बेटा उमा बहुत मेहनती है। उमा ने कभी किसी का बुरा नहीं किया। वो मन लगाकर मेहनत करता है। उसने अपने जीवन में बहुत कठिनाइयां देखी हैं, पर उमा ने कभी हार नहीं मानी। तुम देखना शांति, एक दिन हमारा बेटा भी बहुत धन कमाएगा और फिर सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। देखना। हाँ। उमा हमेशा सोचता था कि आज भले ही वो गरीब हो और परेशानियों से घिरा हो, पर उसे यकीन था अगर वो ऐसे ही मन लगाकर मेहनत करता रहेगा तो एक दिन उसका भाग्य भी बदलेगा और उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। एक दिन उमा रामलाल जमींदार के खेत में काम कर रहा था। रामलाल खेत के पास एक पेड़ के नीचे बैठा था। उमा खेत में अपना काम कर रहा था। तभी उसने रामलाल की ओर देखा कि रामलाल आज बहुत ही चिंतित नजर आ रहा है और रामलाल को उदास देख उमा तुरंत उसके पास गया और बोला, क्या हुआ मालिक? आज आपके चेहरे पर वो चमक नहीं, दिल पर कोई बोझ तो नहीं? अगर दर्द है तो बांट लीजिए, कभी कभी सुनना भी इलाज होता है। उमा की बात सुनकर रामलाल बहुत प्रसन्न हुआ। अबे तू मेरी मदद करेगा? अपनी हालत देख, पहले खुद को संभाल नहीं सकता और चला है दूसरों का सहारा बनने। अगर तुझ में वाकई कोई काबिलियत होती तो आज मेरी जमीन पर मजदूरी नहीं कर रहा होता। जा अपना काम देख और मुझे परेशान मत कर। शेठ जी, ये कहना सही नहीं होगा कि सब कुछ केवल वक्त या किस्मत पर निर्भर करता है। हाँ, समय का पहिया घूमता है और किस्मत अपनी चाल चलती है, लेकिन इसे ही सब कुछ मान लेना गलत है। मेरा मानना है कि अपनी मेहनत ही हमारी सच्ची साथी है। भले ही आज मेरी किस्मत मेरा साथ न दे रही हो, पर मैं पूरी निष्ठा और लगन के साथ परिश्रम करता रहूँगा, तो मुझे पूरा यकीन है कि किस्मत भी मेरी ओर मुड़ जाएगी। ये सच है कि सब्र और मेहनत से भाग्य के द्वार खुलने में समय लग सकता है, लेकिन परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, वो अपना रास्ता खोज लेता है। उमा की बात सुनकर रामलाल बहुत प्रसन्न हुआ। शेठ जी, मेरे पिताजी ने मुझे हमेशा सिखाया है कि इंसान की हर चाह पूरी नहीं होती, लेकिन मेहनत और सब्र कभी ज़ाया नहीं जाता। वो कहा करते थे, बेटा, ये ज़िंदगी कभी धूप की तरह हंसती है तो कभी ठंडी हवा की तरह सुला देती है और कभी बादलों की तरह गरजती है, लेकिन जैसा भी समय हो एक दिन बदल ही जाता है। बस तो डगमगाना मत, मेहनत करता रहे, अच्छे दिन ज़रूर आएंगे। वाह, तेरे पिताजी तो बड़े समझदार और अच्छे इंसान लगते हैं। मन कर रहा है किसी दिन जाकर उनसे खुद बात करूं। शेठ जी, बात क्या है? साफ साफ बताइए ना, हो सकता है आपकी परेशानी का कोई हल निकल ही आए। उमा, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। समझ ही नहीं आ रहा कि इसका कोई रास्ता कैसे निकलेगा। अरे शेठ जी, आप बस एक बार अपनी बात तो बताइए, क्या पता कोई रास्ता मिल ही जाए। उमा, मेरे बाबूजी के ज़माने की ज़मीन थी जिसे हम दोनों भाइयों ने मिलकर संभालने का सपना देखा था, लेकिन गांव के दो चालाक भाई उसे हड़प के बैठ गए। केस दर्ज करवाने की सोची थी, पर गांव के सभी बड़े लोग उनके ही साथ खड़े हैं। अब तो वो खेत जोतने भी लगे हैं और मैं बस तमाशा देखता रह गया हूँ। मन बहुत बेचैन है, समझ नहीं आता आगे क्या करूँ। देखो शेठ जी, ये ज़मीन का मामला अब आसान नहीं रह गया।
कानून का रास्ता भी अगर अपनाओगे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिनसे आप लड़ रहे हो उनके पीछे पूरे गांव के बड़े चेहरे खड़े हैं। ऐसा लगेगा जैसे अकेला आदमी तूफान से टकरा रहा हो। उमा, अब तू ही कुछ समझा। मैं तो रोज रोज सोच सोच के थक गया हूँ। जिस जमीन को मैंने बचपन से अपनी आंखों के आगे देखा, वो अब धीरे धीरे हाथ से निकल रही है। बेबसी ऐसी है कि कुछ कर भी नहीं पा रहा। उमा ने सिर झुकाया, थोड़ा सोचा और फिर ठहर कर बोला, शेठ जी, घबराइए मत। हर मुश्किल का कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलता है। अगर हम मेरा कहा माने तो मेरे दिमाग में एक तरीका है जिससे आपकी ज़मीन फिर से आपको मिल सकती है। अगर सच में कोई तरीका है तो फौरन बताओ उमा, क्या है वो रास्ता? उमा ने सेठ रामलाल को अपनी तरकीब शुरू से आखिर तक अच्छी तरह समझा दी। रामलाल ने जब सारी बात सुनी तो वो हैरानी में पड़ गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतना सीधा रास्ता उसकी समझ से कैसे छूट गया। बाप रे उमा, तेरे दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी। जो तरीका तूने बताया है वो सच में कमाल का है। अब तो पूरा भरोसा है कि मेरी जमीन मुझे वापस मिल जाएगी। अरे शेठ जी, आप ही की बदौलत तो मेरे घर का चूल्हा जलता है, 2 वक्त की रोटी मिलती है। यही बहुत बड़ी बात है। आपकी मदद करना मेरे लिए काम नहीं, जिम्मेदारी है। उमा, तू नेक दिल वाला इंसान है और मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। कल से इस काम में जुट जा, सब तुझ पर छोड़ा। काम खत्म करके उमा जैसे ही निकला, अगली सुबह वो सीधे किशन और रामू के पास पहुंचा। वो दोनों भाई जो अब रामलाल की जमीन को अपना समझकर बैठे थे। उमा झट से उनके पास पहुंचा और बोला, राम राम शेठ जी, मैं इधर से निकल रहा था तो कुछ लोगों से सुना कि आपको मजदूर की ज़रूरत है। अगर कोई काम हो तो मुझे भी रख लीजिए, घर चलाना मुश्किल हो गया है। अबे सुन, तू कौन है बे? किसने कह दिया कि हमें मजदूर चाहिए? सीधी सी बात है, यहाँ काम का कुछ झंझट नहीं। जा भाई, जहाँ से आया वहीं लौट जा। शेठ जी, मैं एक मजदूर हूँ, काम की तलाश में भटक रहा हूँ। अगर आपके पास कोई काम हो तो दे दीजिए। 2 वक्त की रोटी जुटानी है बस। काम वाम तो अभी कुछ है नहीं, तुझे खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। शेठ जी, लोगों से सुना था कि आपके पास खूब खेत खलिहान हैं, गांव के बड़े मालिक हो आप, इसलिए सोचा कि यहाँ कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा। इस आस में चला आया। देखो भाई, साफ कह रहे हैं, इस वक्त हमें कोई मजदूर नहीं चाहिए। हाँ, अब समझ आया कि रामलाल शेठ क्यों ऐसा कहते थे आपके बारे में। रामलाल ने क्या कहा हमारे बारे में? साफ साफ बताओ। रहने दीजिए शेठ जी, अब चलूं मैं, कहीं ना कहीं तो कुछ मिल ही जाएगा। उमा मुड़ के जाने ही वाला था, तभी किशन और रामू ने आवाज देकर उसे रोक दिया। अरे ओ भाई, इधर आओ, शायद तुम्हारे लिए हमारे पास एक काम है। धन्यवाद शेठ जी, बताइए क्या करना है। जो काम कहोगे कर लूंगा। घर पे बूढ़े माँ बाप हैं, रोटी का जुगाड़ करना ही पड़ेगा। अरे हाँ हाँ, काम बताएंगे, पर पहले बताओ, वो रामलाल हमारे नाम की क्या कहानी सुना रहा है? मैं पहले रामलाल शेठ के यहाँ था, मेहनत तो पूरी करता था पर मजदूरी पूरी कभी नहीं मिली। कल मैंने पूछा तो बहस हो गई, अब वहां दोबारा जाने का मन नहीं। अच्छा, फिर क्या हुआ? वो रामलाल हमारे बारे में क्या बोल गया ना? उसने जब अपने आप को सबसे बड़ा बताया तो मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने बोल दिया सबसे बढ़िया मजदूरी तो किशन सेठ और रामू सेठ देते हैं, तभी तो हर दिन लोग उनके पास काम मांगने आते हैं। ठीक कहा भाई, हमारा नाम यूं ही नहीं है गांव में। जो हमारे लिए पसीना बहा है उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। सुनकर अच्छा लगा शेठ जी। रामलाल सेठ तो आप जैसा बन ही नहीं सकता, ना दिल से ना सोच से। किशन और रामू उमा की मीठी मीठी बातों में आ गए और उसी वक्त उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। चलो अब काम की बात करते हैं। तुम एक अच्छे इंसान लगते हो, हमें अपने खेत पर काम करने के लिए तुम्हारे जैसे ही एक मजदूर की जरूरत है। कल से ही काम पर आ जाना। भाई किशन, देख रहा है तू, ये तो पूरे खेत का बोझ अकेले उठा रहा है।
सही किया जो इसे हमने यहीं रख लिया। हाँ भाई, आप सही कह रहे हो। उमा बहुत मेहनती है। इसके जितना काम शायद ही कोई और करता होगा। ये पूरा दिन यहाँ काम पर अकेला लगा रहता है। किशन और रामू को अब भरोसा होने लगा था कि उमा जैसा कोई नहीं। एक शाम दोनों खेत घूमने गए तो देखा अंधेरा होने को था, फिर भी उमा झुका पड़ा था। उमा, बस करो, अब रात हो गई है। अब काम छोड़ो और आराम करो, सुबह फिर देख लेंगे। शेठ जी, हमारे नसीब में आराम कहाँ लिखा है। घर पे बूढ़े माँ बाप हैं, कुछ ना करूं तो उनका पेट कौन भरेगा। घर बैठने से अच्छा है कि खेत में लगा रहूं, बिल भी लगा रहता है और रोटी का जुगाड़ भी। आप लोग जाइए, मैं ठीक हूँ। ठीक है उमा, हम चलते हैं। तू जब काम निपटा ले, आराम से घर निकल जाना। शाम को खेत का जिम्मा उमा को देकर किशन और रामू निकल गए थे। लेकिन सुबह जब लौटे तो देखा खेत में पुलिस खड़ी है। दोनों घबरा गए। साहब, क्या हुआ? कोई बात है क्या जो आप खुद यहाँ आए? क्या ये जमीन तुम दोनों की है? हाँ थानेदार साहब, ये जमीन हमारी है। फिर तो तुम दोनों को ले जाके जेल में डालना ही पड़ेगा। ये क्या कह रहे हैं थानेदार साहब? हम कुछ समझे नहीं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? अभी तुम दोनों बहुत अच्छे से समझ जाओगे। अग्री, देखो तुम्हारी जमीन से क्या निकला है। थानेदार के कहते ही दोनों भाई जब पलटकर देखते हैं तो वहां उनकी जमीन में एक लाश दबी हुई थी, जिसमें सिर्फ कंकाल बचा था। ये देखकर दोनों डर जाते हैं। थानेदार साहब, ये किसकी लाश है और ये हमारे खेत में कहां से आ गई? अब ये मत कहना कि तुम्हें कुछ नहीं पता। लाश तुम्हारी जमीन में मिली है और शक तुम पर है। साहब, हम तो खुद हैरान हैं। ये किसकी लाश है और यहाँ कैसे आई? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब कोई नाटक नहीं। कोर्ट में तो तुम दोनों को फांसी या उम्र कैद से कम कुछ नहीं मिलने वाला, समझे? फांसी और उम्र कैद की बात सुनकर दोनों भाई डर गए और थानेदार के सामने गिड़गिड़ाने लगे। थानेदार जी, हम भगवान की कसम खाते हैं, हमें नहीं मालूम ये लाश यहाँ कैसे आई। हम बेकसूर हैं साहब। दोनों भाई मन ही मन सोच रहे थे कि अब क्या करें, कैसे बचें। तभी पीछे से आवाज आई, सेठ जी। पलटकर देखा तो उमा खड़ा था। शेठ जी, सब ठीक तो है? पुलिस क्यों आई है खेत पर? उमा, देख जरा, पता नहीं ये कंकाल हमारी जमीन में कहां से आ गया, समझ नहीं आ रहा। मालिक, ये कंकाल यहाँ कहाँ से आ गया? ये तो बहुत गंभीर बात है। किशन, रामू और उमा एक कोने में जाकर कानों में कान डालकर कुछ बुदबुदाने लगे, जैसे कोई बड़ा फैसला लेना हो। मालिक, हालात तो खराब है। अब दोनों को डूबना ठीक नहीं। सोचिए कौन जाएगा जेल और किसकी वजह से बाकी बच सकता है। उमा भाई, सच कहें तो हम दोनों में से कोई भी जेल नहीं जाना चाहता। कुछ तो रास्ता निकालो इस झंझट से बचने का। मालिक, एक बात बोलूं? इन हड्डियों को देख के लग रहा है ये कोई ताज़ा लाश नहीं है। मिट्टी सूखी पड़ी है, हड्डियां जमी हुई हैं। लगता है महीनों पहले किसी ने इसे यहाँ गाड़ दिया था। मतलब साफ है, ये काम आज का नहीं है और शायद ये ज़मीन तब किसी और की रही होगी। उमा तो फांसी की धमकी से पहले ही काम गया था। जब उमा ने पुरानी लाश की बात छेड़ी तो उसने खुद सारी सच्चाई बयां कर दी। क्या क्या कहा मालिक? आपने ये ज़मीन हड़पी थी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ज़रा साफ साफ बताइए। रामू ने आखिरकार जमीन से जुड़ी सारी सच्चाई उमा को बता दी। बात सुनते ही उमा थोड़ी देर सोच में पड़ गया और फिर कहा, चिंता छोड़ो मालिक, तरकीब ऐसी है कि शेर भी बच जाएगा और बकरी भी सलामत रहेगी। अब ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं है। बोलो ना उमा भाई, क्या रास्ता है इससे निकलने का? मालिक, आप बस थानेदार से इतना कहिए कि ये खेत राम प्रसाद का है। बोलिए, हम तो बस काम करने आए थे कुछ महीने पहले, बाकी सब समझाना मेरा काम है। अरे उमा, अगर हमने ऐसा बोल दिया तो जमीन तो हमारे हाथ से निकल जाएगी, फिर क्या करेंगे? मालिक,
बात सीधी है, थानेदार को रामलाल का नाम दो, पुलिस उसी को पकड़ लेगी और जब वो अंदर जाएगा तो जमीन भी खाली हो जाएगी और तुम भी बेफिक्र रहोगे। वाह रे उमा, आज समझ आया कि तू सिर्फ हाथ से ही नहीं दिमाग से भी काम करता है, वरना हम तो फांसी जाते आज। इसके बाद उमा, किशन, रामू और सीधे थानेदार के पास पहुंचे। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद रामू ने वही बात दोहरानी शुरू की जो उमा ने सिखाई थी। किशन भी बीच बीच में सिर हिलाकर बात को सही ठहराता रहा। अच्छा, जब खुद फंस गए हो तो अब किसी और को फंसाकर अपनी जान बचाना चाहते हो? नहीं नहीं साहब, अगर आपको हमारी बात पर शक है तो आप उमा से पूछ लीजिए। ये कुछ दिन पहले ही हमारे यहाँ काम पर आया है। इससे पहले तो सीधा रामलाल सेठ के यहाँ मजदूरी करता था। बोलो उमा, सच्ची बात बताओ, ये जमीन किसकी है? थानेदार साहब, ये खेत असल में सेठ रामप्रसाद का है। किसान सेठ और रामू सेठ तो बस कुछ महीनों से खेती करवा रहे हैं इसमें। जमीन इनकी नहीं, बस काम करवा रहे हैं यहाँ। तुम कह रहे ये जमीन रामलाल की है, लेकिन कागजों में तो अब तक तुम्हारा ही कब्जा दिखा है। हमारे थाने से खबर मिली थी कि इस जमीन पर केस भी चल रहा है। अब बताओ सच क्या है? अगर तुम्हारी बात सच्ची है तो रामलाल को यहीं बुलाओ, हम उसी से पूछेंगे। उमा सीधे दौड़कर रामलाल सेठ के घर गया। कुछ देर बाद वो लौटा, मगर रामलाल अकेले नहीं था, उसके साथ गांव के सरपंच भी थे। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ इतने लोग क्यों जमा है? देखिए सरपंच जी, मामला गड़बड़ है। जहां से कंकाल निकला वो जमीन इन्हीं दोनों सेठों के कब्जे में थी। अब जब बात बिगड़ी तो कह रहे हैं जमीन रामलाल की है। थानेदार ने पूरा किस्सा सरपंच के सामने रख दिया। कंकाल से लेकर जमीन के झगड़े तक सब कुछ साफ साफ। ये सुनते ही रामू सेठ के चेहरे से रंग उड़ गया। अब उसे समझ आ गया कि अगर सरपंच ने भी साथ छोड़ दिया तो बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। वो धीरे से सरपंच के पास गया और बोला, नहीं सरपंच जी, सच में ये जमीन हमारी नहीं है। हमने बस कुछ दिन पहले इसमें काम करवाना शुरू किया था। आप चाहें तो हमारे मजदूर उमा से पूछ लीजिए, वो सच्चाई बता देगा। हाँ सरपंच जी, ये खेत रामलाल सेठ का है। किसान और रामू सेठ ने तो बस मजदूरी करवाई थी इसमें। साहब, हमसे गलती हो गई। रामलाल सेठ के साथ धोखा किया। ये जमीन हड़पने की कोशिश थी। हम अब कुछ नहीं चाहते, ना जमीन ना झगड़ा। आप कहें तो हम केस भी वापस ले लेते हैं। थानेदार साहब, आप जाइए, बाकी का काम अब हम संभाल लेंगे। थानेदार ने सरपंच की बात मानी और चला गया। जैसे ही पुलिस वहां से गई, सरपंच ने रामप्रसाद की ओर मुड़कर कहा, देखो, जमीन का झगड़ा तो अलग बात है, पर ये बताओ इस कंकाल का राज क्या है? किसका खून है ये? देखिए सरपंच जी, ये कंकाल तो नकली था। मैंने और उमा ने बस एक तरकीब लगाई थी ताकि इनसे जमीन की सच्चाई उगलवाई जा सके। अब सब कुछ आपके सामने है। रामलाल की बात सुनते ही किशन और रामू की हालत पतली हो गई, जैसे किसी ने अचानक पांव के नीचे से चटाई खींच ली हो। जब उन्होंने देखा कि उम्मा भी रामलाल के साथ मिला हुआ है तो उन्हें समझते देर नहीं लगी कि ये सब मिलकर जाल बिछाया गया था। अब उनके पास न कोई बहाना बचा था, न कोई रास्ता सिवाय इस बात को स्वीकार करने के कि उन्होंने ही गलती की है। सरपंच जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। लालच ने आंखों पर पर्दा डाल दिया था। हमें माफ कर दीजिए, अब कभी ऐसी गलती नहीं होगी। और हाँ, ये जमीन हम सेठ रामलाल को लौटा रहे हैं। किशन और रामू दोनों सरपंच और सेठ रामलाल के आगे गिड़गिड़ाने लगे। उनकी हालत देख के रामलाल का दिल पसीज गया और बोला, चलो छोड़ दिया, अब दोबारा ऐसी गलती मत करना। गांव का मामला है, अब बात यहीं खत्म करो। रामलाल सेठ जी, आप बड़े दिलवाले निकले। हमने गलती की थी, मगर आपने माफ़ कर दिया। अब से ज़िंदगी भर याद रखेंगे और दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेंगे। किशन, गलती हो गई तुमसे, पर चलो छोड़ दिया। बस आगे से इतना समझ लो कि रिश्तों से बढ़कर कुछ नहीं होता। ज़मीन आज है, कल नहीं रहेगी, पर अपने लोग अगर छूटे तो सब सूना हो जाएगा। रामलाल सेठ ने जब उमा की सच्चाई और अक्लमंदी देखी तो उसका दिल भर आया। उसने तुरंत अपने खेत की एक पट्टी उसे दे दी और कहा, अब तो सिर्फ मजदूर नहीं उमा, इस जमीन का मालिक भी है। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब करें।